एक 29 साल का पत्रकार जैसे ही कैमरा ऑन करता था, उसके आसपास मौजूद लोग अपना दर्द बयां करना शुरू करते थे। उसकी बेबाक रिपोर्टिंग की वजह से सरकारें तक हिल जाती थीं। यहां तक कि इस नौजवान रिपोर्टर ने सीआरपीएफ के जवान की किडनैपिंग के टाइम नक्सलियों से छुड़वा कर लेकर आया था। इस तरीके से इसकी रिपोर्टिंग थी, लेकिन रिपोर्टिंग करते करते इसने कई भ्रष्टाचार को उजागर किया और यही भ्रष्टाचार इस 29 साल के पत्रकार की मौत की सबसे बड़ी वजह बनी। इसे इस तरीके से मारा गया कि इसके सारे अंदरूनी अंग फट चुके थे। याद रखिए, एक चोट लगती है और एक अंग अंदर ही अंदर फट जाना। उसके सिर में 15 से ज्यादा फ्रैक्चर हो चुके थे। उसके लीवर को 4 टुकड़ों में किया जा चुका था। और लाश कहां छुपाई गई थी? लाश छुपाई गई थी उसी कॉन्ट्रैक्टर के सेप्टिक टैंक के अंदर। आज क्राइम तक आपको बिल्कुल एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखाएगा उस फार्म हाउस के अंदर की और उस सेप्टिक टैंक के अंदर की, जहां पर मुकेश चंद्रकर की लाश को छुपाया गया था, वो भी मारकर। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। मुकेश 29 साल का था, एक फ्रीलांसर भी था, उसका खुद का यूट्यूब चैनल भी था। लेकिन आज टाइम तक आपको एक ऐसा वीडियो दिखाएगा, उस सड़क के बारे में ऐसी ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएगा कि जिसकी वजह से मुकेश चंद्रकर की जिंदगी चली गई। क्या है उस रोड की खासियत? जब हमारे ग्राउंड रिपोर्टर उस मौका वारदात पर पहुंचते हैं, सड़क को छूकर देखते हैं, तो पता लगता है कि देखिए, मोटा पैसा तो सरकार नीचे भेजती है, लेकिन नीचे जो कॉन्ट्रैक्टर रहते हैं वो कैसे गोलमाल कर कर, कैसे गंदा माल लगाकर उस सड़क को खराब करने की कोशिश करते हैं। और जब कोई उस पर सवाल उठाता है तो उन्हें मिर्ची लगती है, और उस मिर्ची की वजह से वो चाहते हैं कि जिन्होंने भी उस पर आवाज उठाई है उसे मौत के घाट उतार दें। अब आपको एक मजे की बात ये भी बताऊं कि दरअसल इस पूरे केस में जो रिपोर्टर है मुकेश चंद्रकर, जिसकी हत्या की जा चुकी है, और जो कॉन्ट्रैक्टर है, ये दोनों चचेरे भाई हैं। भाइयों के बीच में ऐसी अनबन कैसी हुई कि एक दूसरे की जानी दुश्मन बन जाते हैं। और मुकेश तो सिर्फ अपना काम कर रहा था, वो सिर्फ रिपोर्ट लिख रहा था, वो सिर्फ वीडियो बना रहा था, वो बता रहा था कि कैसे भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया एक 52 किलोमीटर का सड़क, जिससे सबसे पहले उसकी जो लागत थी वो थी 50 करोड़। लेकिन कुछ ही महीनों में बीतते बीतते उसकी लागत पहुंच जाती है 120 करोड़। 120 करोड़ की सड़क, और उसके बारे में जो भ्रष्टाचार की जब बातें सामने आती हैं तो सरकार में बैठे बड़े बड़े पदों पर, खासतौर पर डिप्टी सीएम भी जांच के आदेश देते हैं। कहते हैं कि पता लगाइए कि ये जो पैसे हमने भेजे नीचे, ये पैसे गए तो गए कहां, कैसी सड़क बनी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। यहां तो डिप्टी सीएम ने आदेश तो दिया, वहां पर मुकेश की जान चली जाती है। इसके बाद मुकेश के बड़े भाई योगेश आते हैं कैमरे के सामने, भीख मांगते हैं, डीएम से भीख मांगते हैं, एसपी साहब से भीख मांगते हैं और कहते हैं कि मैंने अपने भाई को, छोटे भाई को कैमरा चलाना सिखाया, उसे माइक पकड़कर बोलना सिखाया। उस भाई की हत्या की जा चुकी है। पहले आप ये पूरा वीडियो देखिए, फिर तफसील से आपको पूरी कहानी समझाते हैं। यहाँ कोई समझौता नहीं सर, नहीं सर। हाँ, फिर एक ही समझौता हो सकता है, कुल्हाड़ी लाई जाए, काट दिया जाए। तो अभी आपने कलेक्टर के सामने जिसे गिड़गिड़ाते सुना, हाथ जोड़कर ये कहते सुना कि हमें इंसाफ चाहिए, वो कोई और नहीं बल्कि जिसकी हत्या की गई पत्रकार मुकेश चंद्रकार के भाई युकेश हैं। अब आखिर क्या हुआ, किस तरह से जो लाश है वो मिली, पूरी इसके पीछे की कहानी क्या है, मैं आपको एक एक करके समझाती हूँ। अभी आप स्क्रीन पर कुछ तस्वीरें देख रहे हैं, ये एक फार्म हाउस है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा पुलिस वालों की भीड़ है और साथ ही साथ बहुत सारे प्रशासनिक लोग वहाँ पर मौजूद हैं। और सबकी जो हवाइयाँ हैं वो उड़ी हुई हैं, उन्हें लग रहा है, उन्हें शक है कि यहाँ पर कुछ अनहोनी हुई है। और ये फार्म हाउस किसी और का नहीं, छत्तीसगढ़ के बीजापुर में मौजूद ठेकेदार सुरेश चंद्रकार का है, जो कि इस पूरे केस का, इस पूरी वारदात का मास्टरमाइंड बताया गया। अब इस फार्म हाउस में जब बड़े बड़े लोग पहुंचते हैं, पुलिस अधिकारी पहुंचते हैं, प्रशासनिक लोग पहुंचते हैं, और वहां पर जाकर देखा जाता है कि एक बैडमिंटन कोर्ट है और उसके पास ताज़ी चुनाई की गई है। अभी मैं आपको एक और तस्वीर दिखा रही हूँ, इसमें आप देखिए कि साफ तौर पर देखा जा रहा है कि ताज़ी चुनाई हुई है। अब वहाँ पर जब पुलिस वाले जाकर देखते हैं तो उन्हें एक अनहोनी होने का डाउट होता है, उन्हें लगता है कि हो ना हो इसके अंदर कुछ गड़बड़ ज़रूर है। और जब
उस पूरी चीज़ों को तोड़ा जाता है, उसमें खुदाई की जाती है। जैसे कि आप विजुअल्स देख रहे हैं खुदाई के, तो अंदर से निकलता है एक सेप्टिक टैंक। पुलिस वालों को इससे पता लगता है क्योंकि जो सीमेंट होता है वो पूरी तरीके से अभी सूखा नहीं होता, मजबूत नहीं होता, और ये देखकर अंदाज़ा लगाया जाता है कि चुनाई अभी ताज़ी है। और इसके बाद जब खुदाई होती है, जैसे आप विजुअल्स देख रहे हैं, सीमेंट पूरी और बिखरा हुआ है, जो क्रैक्स हैं वो पड़े हुए हैं, और एक एक करके जब इन पत्थरों को हटाया जाता है, जो सीमेंट्स के थोड़े थोड़े टुकड़े हैं वो जब हटते हैं, तो इसके बाद अंदर से एक सेप्टिक टैंक निकलता है। और उसके बाद जैसे ही उस सेप्टिक टैंक के अंदर लोगों की नज़र पड़ती है, उनकी सांसें अटक जाती है। अंदर का मंजर बेहद खौफनाक था। उसी सेप्टिक टैंक के अंदर पत्रकार मुकेश की लाश मौजूद थी, वो भी शत विक्षत, यानी कि उनको इस कदर मारा पीटा गया था कि जो उनके ऑर्गन, जैसे दीपक ने बताया, वो तक फट गए थे, उनका हार्ट फट गया था, यहाँ तक कि उनके साथ बेहद बेरहमी की गई थी। और ये जो सेप्टिक टैंक अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसमें आप देख सकते हैं कि पाइप जा रहा है, ऊपर से गंदा पानी दिख रहा होगा, और इसके अंदर जब कुछ लोग जाते हैं, जब उन तलाशी ली जाती है, टॉर्च जला जाता है, तब जाकर लाश सामने आती है और उस लाश को बाहर निकाला जाता है। और उस वक्त जो शरीर था, जो चेहरा था, वो कुछ खास तरीके से पहचाना नहीं जा सकता था, लेकिन मुकेश के कपड़ों से उस लाश को पहचाना गया। और इसके बाद जब लाश बाहर निकलती है, पोस्टमार्टम के लिए जाती है, पूरी तफ्तीश होती है, तब जाकर कंफर्म होता है कि लाश किसी और की नहीं बल्कि उसी पत्रकार की है जिसकी हत्या की गई। अब आखिर हत्या क्यों हुई और आखिर पूरी कहानी शुरू कैसे होती है, जो मुकेश हैं वो उस फार्म हाउस तक कैसे पहुंचते हैं, उसके पीछे की कहानी क्या है। अभी जो मैंने आपको वीडियो दिखाया है, वीडियो देखने में भले छोटा हो, लेकिन इस पूरी खुदाई में तकरीबन 3 घंटे का समय लगा था। और 3 घंटे की कड़ी मशक्क़त के बाद उस लाश को, जो पत्रकार थे उनकी लाश को पुलिस बरामद कर पाती है। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ, क्योंकि हम बार बार कह रहे हैं, दीपक ने आपको शुरुआत में बोला कि एक सड़क दिखाएंगे जिसकी वजह से मुकेश की जो है हत्या की गई। तो आखिर ऐसा क्या माजरा था और ये शुरुआत कैसे होती है, तो इसकी मैं आपको कहानी बताती हूँ कि 1 जनवरी साल 2025, यानी 2025 की शुरुआत में ही, नए साल की शुरुआत में ही, शाम को करीब 5 बजे जो मुकेश हैं वो अपने घर से फ़ोन पर किसी से बात करते हुए निकलते हैं और बोलते हैं कि मैं आधी रात तक घर पर लौट आऊँगा। ये बोलकर वो अपने घर से निकल जाते हैं। अब घर से निकलने के बाद कुछ समय बीतता है, मुकेश का कुछ पता नहीं चलता। अब वो कहाँ गए, क्या हुआ, किसी को नहीं पता। इसके बाद जो उनके भाई हैं, जो बड़े भाई हैं युकेश, जिनका आपने वीडियो देखा था, वो उन्हें कॉल करते हैं। मुकेश फ़ोन नहीं उठाता। 1 बार, 2 बार, 3 बार लगातार आधी रात को कॉल करते हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। अगली रोज़ यानी कि 2 जनवरी को जो युकेश हैं वो पुलिस स्टेशन जाते हैं। वहाँ पर FIR दर्ज कराते हैं और बोलते हैं कि मेरा भाई जो है वो गायब है, कहीं मिल नहीं रहा। मैंने उसे लगातार एक दिन, जो 1 तारीख से वो गायब है, शाम को 5 बजे से मैं लगातार कॉल कर रहा हूँ, बट कॉल नहीं उठा रहा, और काफ़ी समय बीत गया है। अब इसके बाद जो पुलिस वाले हैं वो फ़ौरन एक्शन में आते हैं। एक्शन में वो इसलिए आते हैं क्योंकि जो जगह थी बीजापुर, वहाँ पर जो मुकेश हैं वो काफ़ी फेमस हैं और एक तेज़ तर्रार पत्रकार हैं। उनकी जो रिपोर्टिंग है उससे ना सिर्फ प्रशासन, ना सिर्फ बड़े बड़े ठेकेदार, बल्कि पुलिस वालों की भी हवाइयाँ टाइट होती हैं। वो भी उनसे अच्छी पैठ रखते हैं और उनके साथ जो उनके सोर्सेज होते हैं उनमें से कहीं ना कहीं वो भी होंगे। और इसीलिए वो लोग भी ये देखते हैं कि इतना एक्टिव जो फील्ड रिपोर्टर था वो अगर गायब हो गया है, तो हो ना हो माजरा आने वाले टाइम पर कुछ बड़ा बन सकता है। और इसीलिए पुलिस वाले एक्शन में आते हैं। लगातार ताबड़तोड़ चेकिंग की जाती है, हर जगह ढूंढा जाता है, लेकिन मुकेश का कुछ पता नहीं चलता। अब ऐसे में लास्ट लोकेशन पुलिस खंगालती है, और लास्ट लोकेशन जब पत्रकार की देखी जाती है तो बीजापुर के एक नगर पड़ता है, चट्टान पारा, ये एक इलाका पड़ता है बीजापुर में। वहाँ पर पुलिस को उनकी आखिरी लोकेशन मिलती है। अब जब पुलिस वहाँ पर पहुँचते हैं, उस एरिया को खंगालते हैं, तो वहाँ पर एक ठेकेदार हैं, सुरेश चंद्राकर। अब आप यहाँ देखिए, मुकेश चंद्राकर और सुरेश चंद्राकर। तो जो ठेकेदार हैं वो हैं सुरेश चंद्राकर। उनका एक फार्म हाउस था। अब ऐसे में जब बड़े भाई को बताया जाता है, युकेश को, कि हमें लोकेशन यहाँ मिली, बाकी लोग को पता लगता है, तो सबको डाउट होता है कि कुछ दिनों पहले ही जो मुकेश हैं, उन्होंने, जो ठेकेदार सुरेश है, उसने घोटाला किया है, भ्रष्टाचार किया है सड़क बनाने में। और वही पूरा वो आर्टिकल है, जो पूरी एक रिपोर्टिंग है, वो अपने चैनल पर दिखाते हैं। 25 तारीख को उन्होंने रिपोर्टिंग की थी, 25 दिसंबर को उसका आर्टिकल भी वो पेश करते हैं। और सबको डाउट होता है कि हो ना हो सुरेश ने मुकेश के साथ कुछ गलत कर दिया है, यानी सबको लगता है ठेकेदार ने, जो पत्रकार है, उनके साथ कुछ ना कुछ तो कर दिया है। अब पुलिस को भी यही लगता है कि हो ना हो कनेक्शन कुछ हो सकता है। अब 2 तारीख को जब सारी चीज़ें छानबीन होती हैं, 3 को भी पूरे दिन जब पुलिस लगी रहती है, इसके बाद 3 तारीख की शाम को 5 बजे ही जो पुलिस वाले हैं
वो पहुंच जाते हैं सुरेश के फार्म हाउस जो मैंने आपको दिखाया। और इसी के बैडमिंटन कोर्ट में एक बार फिर से मैं आपको तस्वीर दिखाती हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैसे चुनाई की गई, एक पूरी दीवार दिख रही है कि ज़मीन बना दी गई है, ऊपर से किसी चीज़ को कवर किया गया है। और जब पुलिस इसको चेक करती है तो उन्हें पता लगता है कि हाल ही में बनाई गई है। और फिर जब तोड़फोड़ की जाती है, क्योंकि सबको डाउट था कि मुकेश के साथ गलत करने वाला कोई और नहीं बल्कि ठेकेदार ही हो सकता है, लेकिन किसी ने भी ये नहीं सोचा होगा कि अगर हम मुकेश को ढूंढ रहे हैं तो उनकी लाश हमें मिलेगी। हालांकि पुलिस वालों को भी इसका अंदेशा नहीं था, लेकिन फिर भी जब उस चुनाई की जो दीवार होती है, जो सीमेंट लगाया जाता है, उसको तोड़ा जाता है, अंदर से सेप्टिक टैंक और उसके अंदर से मिलती है लाश। जैसे ही ढक्कन खोला गया सेप्टिक टैंक का, हर किसी की रूह काम गई। अंदर कुछ और नहीं बल्कि जो मुकेश थे उनकी लाश मिली। उनके जो पूरा शरीर था पूरी तरीके से घायल था, बहुत बुरी तरीके से उनकी चोटें साफ तरीके से लोगों को दिख रही थी। उनके जो लीवर थे वो उसके टुकड़े दिख रहे थे और इतनी भयावह कंडीशन थी कि कोई भी उस चीज़ को देख नहीं पा रहा था। अब पुलिस को यहाँ तक चीज़ें पता लग गई कि एक लाश कहाँ मिली, सुरेश के घर में। तो पुलिस को इससे ये चीज़ें पता लगी कि हो ना हो सुरेश का इस कत्ल से बड़ा कनेक्शन है। लेकिन जब जैसे जैसे जो तफ्तीश है, जो इन्वेस्टिगेशन है वो आगे बढ़ती है, तब पुलिस को पता चलता है कि सिर्फ कनेक्शन ही नहीं बल्कि सुरेश तो इस पूरे हत्याकांड का मास्टरमाइंड है। मास्टरमाइंड कैसे है, क्या हुआ था? तो दरअसल जो सुरेश है, जैसे आपने दीपक ने आपको पहले बताया था कि ये दोनों भाई हैं और इनकी दुश्मनी चल रही थी इसी चीज़ को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर। एक बात पर और दुश्मनी है, वो हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन जो सड़क की खबर, जो सड़क में भ्रष्टाचार फैला, क्योंकि वो ठेकेदार थे, और वो खबर जब मुकेश ने कर दी, इससे बेहद नाराज़ थे सुरेश और इसीलिए वो पूरा प्लान बनाते हैं, अपने भाइयों को इकट्ठा करते हैं। भाइयों को मैं आपको नाम बता दूँ, भाइयों में उनके हैं दिनेश चंद्रकार और रितेश चंद्रकार। इन दोनों को इकट्ठा करते हैं सुरेश और फिर उनसे बोलते हैं कि हो ना हो हमें इसको मारना ही होगा, ये हमारे साथ कुछ ना कुछ गलत कर देगा आने वाले वक्त में, ये तो कुछ कर नहीं रहा और हमें पैसे कमाने नहीं दे रहा। जब ये सारी बातें होती हैं, बाकी भाई भी इकट्ठा हो जाते हैं और इसके बाद बाकायदा फुल प्रूफ प्लानिंग के तहत जो रितेश है वो पार्टी के बहाने से वो बोलता है कि न्यू ईयर की पार्टी है, आपको आना होगा, आप हमारे घर आइए, क्योंकि सुरेश की मुकेश से बात होती नहीं थी और इसीलिए वो रितेश को काम पर लगाता है। और रितेश चंद्रकार जो छोटा भाई था, चचेरा भाई था मुकेश का, वो कॉल करता है कि भैया आपको पार्टी में आना होगा, आप सुरेश भैया के फार्म हाउस आ जाइए। कई बार मनाने के बाद मुकेश मान जाता है, वो फार्म हाउस पहुंचता है और वहाँ पर उसके साथ बेहद भयावह तरीके से मारपीट होती है। उसको खाना खिलाया जाता है और साथ ही साथ जो उन्होंने एक हत्यारों में एक उनका दोस्त भी शामिल था जिसका नाम महेंद्र राम टके है, वो सब मिलकर कत्ल करते हैं, बाकायदा उसको मारते हैं, पीटते हैं, इतनी बुरी तरीके से कत्ल करते हैं और इसके बाद जो लाश है उसको छुपाया जाता है। अब ऐसे में पुलिस जब लोकेशन ट्रेस करती है और लाश जब सुरेश के यहाँ मिलती है और पुलिस जब उसका फ़ोन चेक करती है मुकेश का, तो उन्हें दिखता है कि आखिरी बार मुकेश ने बात की थी रितेश से, जो कि उनका भाई था। इससे रितेश पर शक जाता है। पुलिस जब रितेश को उठाती है, रितेश से दिनेश का पता चलता है, उनको उठाती है। दिनेश को पकड़ने के बाद जो एक और जो शख्स उनके दोस्त बताए जा रहे थे महेंद्र रामटेक, वो पकड़े जाते हैं और इसके बाद हैदराबाद से पकड़ा जाता है असली मास्टरमाइंड सुरेश, वो भी अपनी बीवी के साथ भागा हुआ था। अब ये सारी चीज़ें हो जाने के बाद जब पुलिस इनसे एक एक डिटेल निकालती है, एक एक चीज़ें पता करने की कोशिश करती है कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया और कत्ल किसने किया, आप ये ध्यान से सुनिएगा, कत्ल किसने किया, लाश किसने छुपाई और कौन कब कहाँ भागा, ये सारी डिटेल निकल कर आती है। तो पुलिस और हक्का बक्का रह जाती है कि बाकायदा फुल प्रूफ प्लानिंग की गई थी इन लोगों के द्वारा। एक एक चीज़ को बहुत ही नपे तुले तरीके से अंजाम दिया गया था ताकि पुलिस वाले इन तक ना पहुंच पाएं। लेकिन जो लोकेशन है वो आखिरी बार पुलिस को जहां मिलती है वहां से पूरा केस खुलता है। अब आप ये समझिए कि आखिर जितने किरदार मैंने आपको बताए उनका क्या क्या रोल था, किसने क्या रोल निभाया, कत्ल किसने किया, लाश किसने छुपाई, ये लोग कैसे भागे, और साथ ही साथ कुछ हम ये भी जानेंगे कि जो सुरेश है उनके साथ मुकेश की क्या लड़ाई चल रही थी और इसके अलावा मुकेश किस तरह से एक पत्रकार बने, उनकी जो लाइफ है वो कैसी रही, और साथ ही साथ वो ग्राउंड रिपोर्ट आपके लिए देखना बेहद ज़रूरी है जिसकी वजह से मुकेश चंद्रकर आज इस दुनिया में नहीं है और सुरेश वो ठेकेदार उसने उनकी जान ले ली। देखिए, जिस तरीके से वनिता ने आपको बताया मुकेश के बारे में, लेकिन मुकेश के बारे में अगर मैं आपको बहुत ही छोटे शब्दों में बताऊं कि भैया ये कौन थे, क्या करते थे, तो जिस तरीके से महाभारत में अभिमन्यु का काम था, कुछ इसी तरीके से बस्तर में एक 29 साल का पत्रकार मुकेश चंद्रकर काम क्या करते थे। अब मैंने ये उपाधि या अभिमन्यु के दर्जा ने इसलिए दिया क्योंकि जब भी दिल्ली से या रायपुर जैसी जगहों से किसी पत्रकार को जाना होता था, बस्तर में रुकने का कोई व्यवस्था तो होती नहीं थी,
तो खुद मुकेश कहता था कि आप मेरे घर पर आके रुकिए और आपके रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था मैं करूंगा। एक 29 साल का पत्रकार ये सारी चीजें कह रहा है। एक 29 साल का पत्रकार सवाल उठाता था पुलिस वालों से और कहता था कि आपने जिसे नक्सली बोलकर मार डाला है वो नक्सली नहीं बल्कि एक आम गांव वाला है। जो मुकेश है चंद्रकार, एक 29 साल का पत्रकार, हमेशा जो नक्सली हैं, जो नक्सली संगठन है, उनके बीच में जाकर उनकी बातें सामने लेकर आता था और इसी वजह से सीआरपीएफ के एक जवान की उसने जान भी बचाई थी 2021 में। एक वही 29 साल का पत्रकार है जो कई बार भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर, सड़क के निर्माण पर कई बार सवाल खड़े कर चुका है, लेकिन उसकी यही दिलेर रिपोर्टिंग, उसकी यही बेबाक रिपोर्टिंग उसकी जान पर बनाएगी और इस तरीके से उसे मारा जाएगा ये किसी ने भी नहीं सोचा था। अब बात करते हैं कि जिस तरीके से वनिता ने आपको कुछ नाम बताए हैं, मैं आपको नाम फिर से बता दूं जो अपने जहन पे आप उतार लीजिए। पहला नाम है सुरेश चंद्रकर। ये एक पार्टी से बिलोंग करते हैं और इस पार्टी के कॉन्ट्रैक्टर भी हैं। ये बहुत सारा सड़कें बनाना या सरकारी कॉन्ट्रैक्टर हैं और मैं आपको बता दूं ये श्रेणी के या ये कैटेगरी के एक कॉन्ट्रैक्टर है। मतलब कोई भी पहला काम होगा, कोई बड़ा काम होगा तो सिर्फ और सिर्फ सुरेश चंद्रकर को दिया जाएगा। मैं तस्वीरें दिखा दूं आपको, तो तस्वीर ये देखिए, जो बनियान में जो शख्स खड़ा है ना, ये वही शख्स है जो छत्तीसगढ़ में, खास तौर में बस्तर में एक कैटेगरी की श्रेणी का कॉन्ट्रैक्टर है, सरकारी कॉन्ट्रैक्टर है। अब बनियान में खड़ा है क्योंकि पुलिस ने इसे पकड़ लिया है। पुलिस अपने तरीके से पूछताछ करेगी, लेकिन इसके शैतानी खोपड़ी के अंदर कुछ इस तरीके से नफरत भरी थी अपने ही भाई के लिए कि उसे लगा कि मैं इसे मार कर निकल जाऊंगा, किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। अब प्लान सोचिए, जो कातिल हैं वो प्लानिंग कैसे करते हैं। जो मुकेश है, मुकेश को कई बार रिपोर्टिंग करता ही था, कई सारी वीडियोस में काम भी करता था। मैं आपको एक इंडियन एक्सप्रेस से उसकी रिपोर्ट के मुताबिक अगर हम आपको बताने की कोशिश करें तो जो मुकेश है, मुकेश 29 साल के हैं ही, उन्होंने लगभग सहारा चैनल में काम किया है, बंसल में काम किया है, न्यूज़ 18 में काम किया है, एनडीटीवी में भी बतौर अपनी पत्रकारिता उन्होंने की है और उनका खुद का एक यूट्यूब चैनल है। जो अब जब हम वीडियो रिकॉर्ड करने आए थे तब मैंने देखा कि 1,75,000 उनके सब्सक्राइबर भी हो चुके हैं। तो इसी यूट्यूब चैनल में कई बार मीडिया चैनल्स के जरिए भी वो हमेशा एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग करते थे और बताते थे कि किस तरीके से पुलिस ने गलत एनकाउंटर किया है, बस्तर में कहां पर गलत तरीके से निर्माण हो रहा है और वहां पे किस तरीके से भ्रष्टाचार हो रहा है। अब इसी सिलसिले में जो उनके चचेरे भाई साहब हैं, जो कि सुरेश चंद्रकर है, एक कॉन्ट्रैक्टर थे एक कैटेगरी के, वो एक रोज शादी करते हैं अपनी जिससे वो शादी कर रहे थे। तो जगदलपुर से बस्तर आने के लिए, क्योंकि देखिए जो पिछड़ा इलाका है यहाँ पे लोगों के इतने पैसे होते नहीं हैं, तो जगदलपुर से बस्तर आने के लिए इन्होंने हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया। एक कॉन्ट्रैक्टर ने, एक ठेकेदार ने बाकायदा एक हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल कर अपनी दुल्हन को लेकर बस्तर पहुंचा। अब ये खबर आपके लिए छोटी हो सकती है, लेकिन बस्तर जैसे इलाकों में एक बहुत बड़ी खबर थी कि कॉन्ट्रैक्टर, एक सरकारी ठेकेदार के पास इतने पैसे हैं, कोई हेलीकॉप्टर में अपनी दुल्हन को लेके उड़ रहा है। अब एक खबर थी, इस खबर को मुकेश ने अपने तरीके से लोगों तक पहुंचाया कि देखिए एक सरकारी ठेकेदार ने हेलीकॉप्टर के जरिए शादी की है। अब सुरेश जो था, जो सरकारी ठेकेदार था, उसे लगा कि मेरी इस छोटी सी हरकत को मेरे भाई ने इतना बढ़ा चढ़ाकर क्यों लिखा, क्यों बताया, इस बात से वो खफा हो गया था और इसी वजह से वो मुकेश से बात नहीं कर रहा था। उसे लग रहा था कि जो उसने जो यहाँ पे दिखावेबाजी की है अब एक बहुत बड़े स्तर पर पहुंच चुकी है और ये ठीक बात नहीं है। पैसों के घमंड में चूर सुरेश को लगा कि मेरे सामने तो इन सब की क्या औकात है, ये मुकेश छोटे मोटे पत्रकार हमारा क्या बिगाड़ लेंगे। लेकिन मुकेश एक दिलेर पत्रकार था। अब क्यों? दरअसल मुकेश इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग करता ही था, तो उसे पता लगा कि बस्तर में एक सड़क जा रही है जिसकी लागत है 50 करोड़ में 52 किलोमीटर की सड़क बननी थी। लगभग कितना, लगभग 1 किलोमीटर पे 1 करोड़ रुपए खर्च होना था। ये एक एस्टिमेशन लगाया गया सरकार की तरफ से और सरकार की तरफ से पैसा ठेकेदार को भेजा भी गया। इसके बाद पता नहीं क्या होता है कि इसी 52 किलोमीटर की सड़क के लिए 120 करोड़ रुपए दे दिए जाते हैं। मतलब लगभग कितना हो गया, लगभग
लगभग 2 करोड़ से भी ज्यादा 1 किलोमीटर की सड़क बनाने में पैसे खर्च हो रहे हैं। अब वो सड़क कैसी है उसके बारे में हम दिखाएंगे, लेकिन जब मुकेश ने इसे एक राष्ट्रीय चैनल पर जाकर इस चीज के बारे में बताया कि देखिए किस तरीके से बस्तर के जंगलों के अंदर भ्रष्टाचार पनप रहा है और इसके बारे में किसी को खबर ही नहीं है। क्यों खबर नहीं है? क्योंकि बस्तर में डेवलपमेंट के नाम पर भरपूर पैसा आता है, लेकिन उस पैसे का कोई ब्यौरा नहीं लिया जाता है और इसी वजह से सुरेश जैसे जो ठेकेदार थे वो इसका गलत फायदा उठाकर गलत सामान यूज कर बहुत ही लो क्वालिटी की सड़क बनाकर लोगों के सामने पेश कर देते हैं। दिखने में सड़क है, हफ्ते भर बाद वो टूट जाती है। तो सबसे पहले उसी सड़क की हम आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं और वो सड़क कैसी है और जो सड़क की वजह से कैसे एक युवा पत्रकार की जान चली जाती है। केवल और केवल गिट्टी का उपयोग किया गया है, ना ही यहाँ डांबरीकरण हुआ है, ना अन्य काम। इस सड़क में सिर्फ 4 पहिया वाहन के जाने के लिए बीच के 2 रास्ते दिखाई दे रहे हैं, उसके अलावा डांबरीकरण तक नहीं किया गया है। 120 करोड़ की लागत से बन रही इस सड़क को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना भ्रष्टाचार इस सड़क के लिए किया गया होगा। जहाँ गांव खत्म होता है वहाँ इस तरह केवल और केवल गिट्टी डालकर परियोजना को पूरी करने का पूरा योजना बना रखा था। दुर्घटना से लेकर गंगालूर के बीच जो सड़क बन रही है उसकी गुणवत्ता पर ही मुकेश चंद्राकर ने सवाल उठाए थे। आप देख सकते हैं कि जिस डामरीकरण की बात हो रही है उसकी गुणवत्ता पर कैसे सवाल ना उठाया जाए। केवल और केवल गिट्टियां ही दिख रही हैं। सड़क पर किसी प्रकार का कोई भारी वाहन अगर चलता है तो सड़क बमुश्किल 6 महीना में ही खराब हो जाएगी और इसी बात को लेकर मुकेश चंद्राकर की हत्या कर दी गई। आरोपी के द्वारा जो काम कराया गया है उसे आप बहुत अंदाजा लगा सकते हैं कि एक सामान्य सी चोट से ये सड़क पड़ रही है। इसी गुणवत्ता की बात मुकेश चंद्राकर ने अपने YouTube चैनल बस्तर जंक्शन में की थी। अभी भी आप देख सकते हैं कि इस तरह के गिट्टी यहाँ निकल रही है जो हल्के चोट से सड़क टूट रही है। इसी की जांच के लिए जगदलपुर पीडब्ल्यूडी ने जांच के आदेश दिए और उसके बाद से पूरा मामला उजागर हुआ, जिससे खपा होकर ठेकेदार सुरेश चंद्राकर ने मुकेश चंद्राकर की हत्या करवा दी। तो देखा आपने, ये जो तस्वीर थी ये तो हमारे पत्रकार साहब ने अब जाकर ग्राउंड से एक रिपोर्ट भेजी है, लेकिन मुकेश इसकी रिपोर्टिंग पहले ही कर चुके थे। अब इसकी वजह से क्या हुआ, सुरेश को होने लगी दिक्कत। उसे लगा कि पहले तो मेरी शादी पर इसने खलल डाला, अभी मेरे काम पर भी खलल डाल रहा है। और इसी रिपोर्ट को देखने के बाद खुद डिप्टी सीएम साहब ने जांच के आदेश भी दे दिए थे। खुद उस इलाके के जो पीडब्ल्यूडी पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, जो एक डिपार्टमेंट है जो सड़कें बनाने का काम करता है, उसने भी जांच के आदेश दिए। अब पता ये लगता है कि जब चारों तरफ से जांच के आदेश आ चुके थे तो सुरेश को लगा कि इसने तो मेरा बैठे बैठे ही मुझे लुटवा दिया है। तब उसने सोचा कि क्यों ना मुकेश को ही रास्ते से हटा दिया जाए, क्योंकि उसकी एक रिपोर्टिंग की वजह से उसे आने वाले वक्त में कई सारे जो कॉन्ट्रैक्ट थे वो शायद कैंसिल हो जाएं। इसलिए उसने सोचा कि क्यों ना नए साल के मौके पर उसे घर पर बुलाया जाए और घर पर बुलाकर उसे अच्छी तरीके से उसे मार डाला जाए। लेकिन उसकी प्लानिंग फेल होती है। उसे लगता है कि सुरेश और जो मुकेश है एक दूसरे से हम बात तो करते नहीं, हम दोनों जानी दुश्मन हैं, तो क्यों ना मैं जो मुकेश है उसके एक दोस्त को अपने साथ मिलाऊं और उसे कहूं कि उसे मार डाले। तो इसी चक्कर में सुरेश दोस्ती करता है रितेश से। रितेश कौन है? रितेश चंद्रकर है। रितेश एक तरीके से मुकेश का भाई भी है, सुरेश का भाई भी है, लेकिन मुकेश के लिए रितेश भी एक अच्छा दोस्त है। तो रितेश के कहने पर मुकेश कहीं भी जा सकता था, उसे अगर पार्टी के लिए बुलाता तो पार्टी के लिए आ भी जाता। तो रितेश के कहने पर कहा गया कि 31 जनवरी 2024 की रात की जो न्यू ईयर पार्टी होगी उसमें मुकेश को पार्टी के लिए एक जगह पर आना है। लेकिन मुकेश उस रात नहीं आता है, किसी काम की वजह से फंस चुका था, वह काम में इतना ज़्यादा बिजी था तो वो पहुंचा नहीं। इसके बाद ये लोग प्लान बनाते हैं कि देखो तो न्यू ईयर में आया नहीं, इसे हम कैसे बुलाएं। इसके बाद रितेश दोबारा एक चाल चलता है। उसके बाद वो अगले दिन जाकर कहता है कि तुम तो न्यू ईयर वाले दिन आए नहीं, एक काम करो डिनर ही कर लेते हैं, अगर तुम्हें पार्टी नहीं करनी तो साथ मिलकर बैठ के दोनों भाई बैठ के खाना खाते हैं, चलो मिल लेते हैं।
अब इस पूरे सीन में सुरेश जो है वो उस पूरे सीन में नहीं है। उसने से एक मास्टरमाइंड के तरीके से कह दिया था कि तुम इसे मरवा दो, उसके बाद जो तुम्हारे पैसे पैसे होंगे, जो भी चीज़ें होंगी वो तुम्हें मिल जाया करेंगी। सुरेश फार्म हाउस से चले जाता है। इसके बाद जो रितेश है वो अपने एक कर्मचारी के साथ, जिसका नाम महेंद्र रामटेक है, इन दोनों मिलकर कहते हैं कि ठीक है, आप डिनर के लिए उसे बुलाते हैं और यहाँ पर साथ मिलकर डिनर करेंगे। अब चालबाजी ऐसे सोचिए कि मुकेश अपने घर पर फ़ोन करके ये कहता है कि मैं शाम तक जल्दी आ जाऊँगा, मुझे एक फ़ोन कॉल ज़रूरी आया है, मैं आता हूँ। इसके बाद वो अपने घर से निकलता है और रितेश और जो उस फार्म हाउस का कर्मचारी है महेंद्र रामटेक, ये दोनों मिलकर उसे खाने में एक ऑनलाइन खाना ऑर्डर करते हैं। उसके बाद उसे इस खाने में कुछ मिला देते हैं, जिसके बाद दोनों मिलकर मुकेश को बुरी तरीके से पीटते हैं। और इस तरीके से पीटते हैं, मैं आपको अगर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट बता दूं, आपका दिल दहल जाएगा। इतनी बार मारा जाता है उसके सिर पर कि उसके सिर पर 15 निशान मिलते हैं। यहाँ तक कि उसकी गर्दन टूट चुका था, उसका दिल जो था वो फट चुका था। इतने बुरे तरीके से मारा गया कि किसी की रूह कांप जाए। इसके बाद उसकी लीवर की भी कई टुकड़े किए जाते हैं चाकू से, और जानबूझकर ये सारी चीज़ें की जा रही थी कि उन्हें लग रहा था कि अगर ये जिंदा बच गया किसी भी तरीके से तो ये हमारी पोल खोल देगा। अब यहाँ पर उन्होंने मार डाला, मार कर उसी फार्म हाउस में छोड़ दिया। इसके बाद जो रितेश और जो महेंद्र है ये सोचते हैं कि एक काम करते हैं, हम जगदलपुर चले जाते हैं कि अगर कल को इन्वेस्टिगेशन हुआ तो हम ये जरूर कह सकते हैं कि हम तो जगदलपुर थे, हम तो इस इलाके में थे ही नहीं जिस इलाके में हत्या हुई है। इसके बाद वो दोनों जगदलपुर चले जाते हैं, लेकिन कहते हैं कि जो अपराधी होता है उसे अपने कृत्य को देखने का शौक होता है, वो चाहता है कि जो मैंने काम किया है वो किसी को दिखे ना। इसके बाद जो रितेश है वो उधर ही रुक जाता है, जगदलपुर से जो बाहर गया था वहीं रुक जाता है। उसके बाद जो कर्मचारी महेंद्र रामटेक है वो और रितेश का एक और भाई है जो कि दिनेश है। ये जो तीसरा भाई है दिनेश और महेंद्र वापस उस क्राइम वाली जगह पर आते हैं, लाश को सेप्टिक टैंक के अंदर डालते हैं, दोनों मिलकर चुनवाई करवाते हैं सीमेंट के ऊपर से, ताकि किसी को भी समझ में ना आ सके कि यहाँ पर लाश को छुपाया गया है। इसके बाद प्लानिंग क्या बनता है, जो सुरेश था वो हैदराबाद की ओर निकल जाता है, जो रितेश था वो दिल्ली की ओर निकल जाता है, और जो दिनेश भाई साहब हैं वो जगदलपुर के आसपास ही रुकते हैं ताकि किसी को भी शक ना हो। अब इनकी जो फुल प्लानिंग थी कि एक नॉर्थ भागो, एक साउथ भागो और एक छत्तीसगढ़ के अंदर ही रुक जाओ ताकि किसी को कोई शक ना हो। लेकिन बावजूद जब परिवार खोजबीन करने निकलता है तो परिवार को पता लगता है कि ये तो घर आ ही नहीं रहा। पुलिस लास्ट लोकेशन जब पता करती है तो पता लगता है कि रितेश के साथ इसकी बातचीत तो है। अब इसके बाद जितने भी लोकल पत्रकार थे वो भी अपने अपने तरीके से छानबीन कर रहे थे, और इसी छानबीन की वजह से जब वो उस फार्म हाउस के अंदर पहुंचते हैं और देखते हैं कि एक नया सीमेंट का चुनवाई करवाया गया है, उसके आसपास कोई ऐसी चीज़ भी नहीं है। उस फार्म हाउस में पूछते भी हैं कि चुनवाई क्यों हुई है, क्या इसकी वजह से, कोई ठीक तरीके से जवाब नहीं आ पा रहा था। तब पत्रकारों ने पुलिस से कहा कि जनाब इसके अंदर होना हो कोई अनहोनी चीज़ है, आप इसे खोदिए, इसे तोड़िए। अब क्योंकि नया सीमेंट वाला काम था, ज़्यादा मशक्कत करने की जरूरत नहीं पड़ी पुलिस को, लेकिन लगभग 3 घंटे लगे। तब जाकर मुकेश की लाश जो थी उस सेप्टिक टैंक से बाहर निकाली जा चुकी, और उसे देखकर हर किसी की रूह कांप गई, क्योंकि उसने अपने एक वीडियो में एक राष्ट्रीय चैनल पर सिर्फ ये कहा था कि 52 किलोमीटर की सड़क के लिए जो लागत थी वो 50 करोड़ से बढ़ाकर 120 करोड़ रुपए कर दी गई। 1 किलोमीटर सड़क के लिए जिसकी जो कीमत थी 1 करोड़ रुपए से कम थी, वो अचानक से ऐसा क्या होता है कि उस 1 किलोमीटर सड़क के लिए लगभग 2 करोड़ से भी ज्यादा की रकम लगने लगती है। और उन्होंने जब ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई तो उस ग्राउंड रिपोर्ट में साफ तौर पर दिखाया कि जो सड़क है वो किस तरीके से जर्जर है और किस तरीके की क्वालिटी वाला जो माल उसमें लगाया गया कि वो इतनी जल्दी ही टूट गया, जिसका उद्घाटन भी नहीं हुआ, और इतनी घटिया क्वालिटी का सड़क बनाया गया। और इसके बारे में जो आवाज उठाता है उसे इस तरीके से उसे मौत की घाट उतार दिया जाता है। चलिए चलते चलते आपको ये भी समझा दें कि जो मध्य प्रदेश से जो छत्तीसगढ़ अलग हुआ तो उसके पास खुद का खनिज था, उसके खुद के जंगल थे, तो ऐसे में छत्तीसगढ़ को एक बहुत बड़ा राज्य बनकर और एक बहुत अमीर राज्य बन जाना चाहिए था। लेकिन नक्सल प्रभावित होने की वजह से छत्तीसगढ़ बहुत पिछड़ा रह गया, और इसी के चलते 2014 में पहली बार राज्य को खुद का अपना परिवहन मंत्रालय मिलता है, जिससे वो अपनी सड़क का निर्माण कर सकते हैं। और उसके बाद तमाम तरीकों से कभी 9,000 करोड़ कभी 11,000 करोड़ की मदद, ताकि जो अंदरूनी क्षेत्र हैं वहाँ पे सड़कें बनाई जा सकें।
अब जब अंदरूनी और जो पिछड़े इलाकों में इतना सारा पैसा आता है तो वहाँ उसके साथ पनपते हैं भ्रष्टाचार के रूप में कीड़े या दानव, जो चाहते हैं कि जो इतना मोटा पैसा आ रहा है उसमें हम खुद ही खा ले, और ये जो गरीब जनता है इनको क्या पता लगेगा क्या सड़क बन रही है क्या नहीं बन रही है, क्योंकि उन तक तो ये चीज़ें पहले भी नहीं आई थी और वो अब आ भी जाएंगी तो उसी में छोटी मोटी चीज़ों में खुश रहेंगे। लेकिन जब पैसा आता है एक आलीशान सड़क बनने के लिए, लेकिन ये जो कीड़े हैं जो उसी में रहकर उसे अंदर से अंदर दीमक की तरह खोखला कर कर ऐसी जो कच्ची सड़क बनवाते हैं, और जब कोई उनके खिलाफ आवाज उठाता है वो इसी तरीके से उन्हें मौत के घाट उतार डालते हैं। और मुकेश के बारे में आपको ये भी बता दें कि 2013 में उनकी जो माता जी हैं उनकी कैंसर की वजह से मौत हो चुकी थी, और जिसके बाद उन्होंने फिर भी अपनी रिपोर्टिंग के जरिए अपनी बातों के जरिए एक बस्तर में अपनी खुद एक पहचान बना चुके थे, और इसी वजह से उनमें पुलिस के साथ भी उनकी अच्छी जान पहचान थी, उनकी नक्सली संगठन के जरिए भी अच्छी जान पहचान थी, और इसी वजह से नक्सली ऑपरेशन जो एनकाउंटर होते थे वो सच है या झूठ है ये खास तौर पर इनकी अच्छी पहचान की वजह से या अच्छी पैठ की वजह से ये बता पाते थे कि पुलिस ने असली एनकाउंटर किया है या नकली एनकाउंटर किया है। अब जो मुकेश की हत्या के बाद जो डॉक्टर साहब है उन्होंने भी ये कहा है कि जिन डॉक्टर ने पोस्टमार्टम किया उन्होंने कहा कि 12 साल के करियर में उन्होंने आज तक कभी इस तरीके से किसी डेड बॉडी की हालत नहीं देखी है जहां पर ज़्यादातर इंटरनल ऑर्गन्स अंदर से फट चुके हैं। इतने बुरे तरीके से मारा गया कि एक चोट का निशान होता है, एक दर्द का निशान होता है, इतना मारा गया कि अंदरूनी अंग अगर फट जाएं तो सोचिए उस वक्त मुकेश किस दर्द को सह रहा होगा, क्या तड़प रहा होगा, और सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने एक आवाज़ उठाई, और उस आवाज़ को दबाने के लिए इन हत्यारों ने, इन बददिमागों ने, इन कीड़ों ने और इन दीमकों ने सोचा कि इसे ही रास्ते से हटा दिया जाए।